हाँ भाई नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज़ पहुंच रही है क्या? एक बार चेक करिएगा। मेरी आवाज़ पहुंच रही है क्या? हाँ भाई, आवाज़ पहुंच रही है क्या मेरी? आवाज़ स्लो आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है यार? सही होगी बेटा, सही होगी, है ना? सही होगी। अभी तुम नींद में हो, उस वजह से तुम्हें स्लो लग रही है। ठीक है, सुनो। हम लोग बात करते हैं, कल कहाँ तक पहुंच गए थे मुझे एक बार बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कल हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे मुझे एक बार बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे आरएसी का ना, आरएसी शुरू किया था। और आरएसी में मैंने कुछ बातें की होंगी अपन ने। और फिर जो आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल है, मतलब जो रिवर्स कार्नोट साइकिल है, वो डिस्कस कर लिया था। और फिर हम लोग बात कर रहे थे वीसीआरएस की, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। और उसमें क्वेश्चन वगैरह नहीं किए थे। दो तीन मॉडिफिकेशन है उसमें, वो देखते हैं अपन। और फिर क्वेश्चन में आते हैं। एक हेडिंग डालो, मॉडिफिकेशन इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। हेडिंग डालो, मॉडिफिकेशन इन वीसीआरएस। एक हेडिंग डालो, मॉडिफिकेशन इन वीसीआरएस। उससे पहले हेडिंग डालना, वीसीआरएस में क्या है भाई। देखो, वीसीआरएस में भी हम लोग वही करेंगे जैसा रैंकाइन में अपन कर रहे थे ना। रैंकाइन में क्या था, बॉयलर और क्या था, कंडेंसर था। तो हम लोग बॉयलर का प्रेशर बढ़ा रहे थे और कंडेंसर का प्रेशर कम कर रहे थे। सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इवेपोरेटर है और कौन है, कंडेंसर है। तो पहले कंडेंसर का प्रेशर एक बार इंक्रीज करके देखता हूँ, और फिर इवेपोरेटर का प्रेशर डिक्रीज करके देखता हूँ ना। एक हेडिंग डालो, बाय इंक्रीजिंग कंडेंसर प्रेशर, बाय इंक्रीजिंग कंडेंसर प्रेशर। सुनो, ये जो टीएच डायग्राम और पीएच डायग्राम है ना, कुछ ऐसा था। देखो, टीएच डायग्राम कुछ ऐसा था। या फिर मैं डायरेक्टली पीएच डायग्राम ड्रॉ करूं। पीएच डायग्राम ऐसा था। ये था पहले रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, फिर था कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्शन, फिर था आइसोएंथैल्पिक एक्सपेंशन, फिर था कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन। ये था 1 2 3 4, ऐसा था। ठीक। यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे कंडेंसर के प्रेशर को बढ़ाना है। प्रेशर बढ़ाएगा कौन, प्रेशर बढ़ाएगा कंप्रेशर। और कंप्रेशर कहाँ लगा होता है, कंप्रेशर लगा होता है 1 से 2। ये प्रेशर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। प्रेशर को इंक्रीज करेगा तो देखो, ये जो 2 तक था आज, वो इंक्रीज होकर के कहां तक हो जाएगा, 2 डैश तक हो जाएगा। ये 2 डैश तक हो जाएगा। और ये उसके बाद क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होगा। ये हो जाएगा आपका 3 डैश। और उसके बाद क्या होगा, रिवर्सिबल सॉरी आइसोएंथैल्पिक एक्सपेंशन होगा, और ये 4 डैश हो जाएगा। ठीक। मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर क्या लगा होता है, यहाँ पर लगा होता है आपका कंडेंसर। कंडेंसर के प्रेशर को बढ़ा दिया है। यहाँ पर क्या लगा होता है, रेफ्रिजरेटर। और यहाँ पर जो हीट एडिशन होती है, यही आपका होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। और यहाँ पर क्या लगा होता है, कंप्रेशन।
और यहाँ पर होता है डब्ल्यू कंप्रेशन। ठीक, मुझे एक एक करके बता देना। मुझे सबसे पहले बता दो कि जो डब्ल्यू कंप्रेशन है बढ़ जाएगा कम हो जाएगा। पहले कंप्रेशन करना पड़ रहा था 1 से 2 में, आज करना पड़ रहा है 1 से 2 डैश में। डब्ल्यू कंप्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है। डब्ल्यू कंप्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा, जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ पे मिलता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता है इवेपोरेटर में। तो पहले होता था 4 से 1 में, आज हो रहा है कहाँ से कहाँ, 4 डैश से 1 में। पहले रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता था 4 से 1 में, और आज मिल रहा है कहाँ पर, 4 डैश से 1 में। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया, कम हो गया। थर्ड वन, सीओपी। सीओपी क्या होता है, सीओपी होता है डब्ल्यू नेट, सॉरी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ये कम हो गया है। और आप देखो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया है, कम हो गया है। डब्ल्यू कंप्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया है। तो सीओपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या है, जो प्रेशर रेशियो, प्रेशर रेशियो क्या हो गया है, पहले आप ले जाते थे प्रेशर 1 से 2 तक, अब ले जाते हो 1 से 2 डैश तक। पहले कंप्रेशर कंप्रेस करता था 1 से 2 तक, आज कंप्रेस कर रहा है 1 से 2 डैश तक। तो जो प्रेशर रेशियो वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और प्रेशर रेशियो बढ़ गया तो उससे क्या होगा, मैंने आपको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेशर लिखवाया होगा कभी, ईटा वी इज इक्वल टू 1 प्लस सी माइनस सी आरपी के पावर 1 बाई एन। और आप देखो जैसे जैसे आरपी बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रेशर रेशियो बढ़ेगा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेशर क्या होगी, कम होगी। मतलब सारे के सारे जितने इफेक्ट है, कंप्रेशर का वर्क बढ़ना, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का कम होना, सीओपी का कम होना और एफिशिएंसी का कम होना, सारे के सारे क्या एडवर्स इफेक्ट है। किससे, अगर अपन कंप्रेशर कंडेंसर के प्रेशर को बढ़ाएंगे ना। इसको एक बार ड्रॉ करना, फिर आगे बात। हाँ भाई, इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, नोट कर पाएगा। नोट कर लिया। ये पहला मॉडिफिकेशन था, ये पहला मॉडिफिकेशन था जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, कंडेंसर के प्रेशर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ये सारे मॉडिफिकेशन देख करके जाना, इसलिए बोल रहा हूँ कि इस बार आपका जो गेट का पेपर है ना, उसमें एमएसक्यू वगैरह आने वाले हैं। तो एमएसक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं।
आप समझो इक्वेशन दे देगा आपसे कि भैया कंडेंसर का प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देगा। अब 4 ऑप्शन में पूछ लेगा कौन कौन से सही है कौन कौन से गलत है ना, तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। इसके बाद सेकंड मॉडिफिकेशन लिखना, बाय डिक्रीजिंग इवेपोरेटर प्रेशर। सेकंड मॉडिफिकेशन लिखना बाय डिक्रीजिंग इवेपोरेटर प्रेशर। by decreasing evaporator pressure. By decreasing evaporator pressure. देखो मामला क्या है, जो पीएच डायग्राम है ना वो कुछ ऐसा था। इवेपोरेटर के प्रेशर को डिक्रीज करना है, और प्रेशर डिक्रीज किस में होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है थ्रॉटलिंग वाल्व में, और इंक्रीज किस में होता है, इंक्रीज होता है कंप्रेशर में। तो देखो पहले साइकिल ये थी रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, आइसोएंथैल्पिक एक्सपेंशन, आइसोएंथैल्पिक एक्सपेंशन, ये थी प्रोसेस। मुझे क्या करना है, मुझे इवेपोरेटर के प्रेशर को कम करना है। इवेपोरेटर कहाँ है, ये है। प्रेशर कम किस में होगा, थ्रॉटलिंग। कम कर दूं, पहले ये 4 तक एक्सपेंड होता था, आज मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया है 4 डैश तक। ठीक, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन होगा इवेपोरेटर में, ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा, ये आपका 1 था। उसके बाद रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा, कुछ ऐसा, ये 1 डैश है, और ये पहुंच जाएगा, फिर ये 2 था, ये हो जाएगा 2 डैश। तो होगा क्या यहाँ पर, ये कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्शन था, क्यू आउट था, ये आपका डब्ल्यू कंप्रेशन था यहाँ पर, और ये आपका हीट एडिशन था, और यही क्या था, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था। अब पहले देखो, पहले रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता था, ये ऐसा था, और ये 1 था, ये 1 डैश था। आज जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो हो रहा है 4 डैश से 1 डैश तक। आज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो रहा है 4 डैश से 1 डैश तक, ये आर ई डैश है, और पहले हो रहा था 4 से 1 तक, ये आर ई है। समझ पा रहे हो, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हुआ है, बढ़ गया है कम हो गया है। अब देखो अभी हो रहा है 4 डैश से 1 डैश तक, ये है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और पहले हो रहा था 4 से 1 तक, ये था पूरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया है, कम हो गया है। दूसरा, पहले आपको कंप्रेस करना पड़ रहा था 1 से 2 तक, पहले कंप्रेस करना पड़ रहा था 1 से 2 तक, और आज करना पड़ रहा है 1 डैश से 2 डैश तक। ज्यादा प्रेशर में डिफरेंस में कंप्रेस करना पड़ रहा है, डब्ल्यू कंप्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा है तो सीओपी इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ये कम हो गया और ये बढ़ गया, तो सीओपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड नेक्स्ट P2 सेम है, ये वाला प्रेशर सेम है, लेकिन ये जो इवेपोरेटर का प्रेशर है ये क्या हो गया, कम हो गया है। तो जो P2 अपॉन P1 है, जो प्रेशर रेशियो है वो बढ़ गया होगा। क्यों बढ़ गया होगा भाई, यहाँ वाला प्रेशर सेम है और यहाँ वाला प्रेशर कम हो गया, ज्यादा प्रेशर डिफरेंस में जा रहे हो, प्रेशर रेशियो क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। और अगर ये बढ़ जाएगा तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 1 + C - C rp के पावर 1 / L, प्रेशर रेशियो बढ़ जाएगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
इसमें भी सारे एडवर्स इफेक्ट हैं। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो रहा है, डब्ल्यू कंप्रेशन बढ़ रहा है, सीओपी कम हो रहा है और वर्क मेटर की एफिशिएंसी भी कम हो रही है। इसको भी एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। अब इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, नोट कर पाएगा? सुनो, यहाँ पर दोनों है। भले ही ऑपरेटर का प्रेशर आप डिक्रीज करो और वही कंडेंसर का प्रेशर इंक्रीज करो, दोनों में अपन को क्या है नुकसान है, तो अपन क्या रखते हैं, मॉडरेट प्रेशर रखते हैं। इसके बाद एक हेडिंग डालो, थर्ड नंबर बाय सुपर हीटिंग। हेडिंग डालो थर्ड नंबर बाय सुपर हीटिंग। बाय सुपर हीटिंग। सुना, सुपर हीटिंग में क्या होगा एक बार देखो, मैं टीएस डायग्राम और पीवी डायग्राम दोनों दिखा रहा हूं आपको। हीटिंग कहां पर होता था, हीटिंग होता था एवापोरेटर में। हीटिंग कहां पर होता था, एवापोरेटर में। हीट एडिशन एवापोरेटर में होता था ना। यहां पर सुपर हीटिंग कर दिया है। पहले आपकी साइकिल कुछ ऐसी थी, पहले आपकी साइकिल कुछ ऐसी थी, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, आइसोएंथैल्पिक एक्सपेंशन और कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। पहले साइकिल ऐसी हुआ करती थी, ठीक। अब हीट एडिशन हो रहा था यहाँ पर, हीट एडिशन हो रहा था यहाँ पर एवापोरेटर में, और यही आपका क्या था, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था। इस बार आपने क्या कर दिया, पहले यहाँ पर देखो सैचुरेटेड वेपर तक पहुंचता था, 1 पॉइंट जो था वो सैचुरेटेड वेपर तक पहुंचता था। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सुपर हीट कर रहा हूँ। जैसे इसको सुपर हीट किया तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा कांस्टेंट प्रेशर में, और ये पहुंच जाएगा कुछ 1 डैश में। इसके बाद इसको कंप्रेशन में भेजोगे तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा, ये हो जाएगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन।
और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्शन होगा। ये आपका 1 डैश है और ये आपका क्या हो जाएगा 2 डैश हो जाएगा, और ये कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो जाएगा हीट रिजेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्यू आउट हो रहा है, ये डब्ल्यू कंप्रेशर था। ठीक है, कुछ नहीं किया, पहले ये सैचुरेटेड वेपर तक आ रहा था, पहले सैचुरेटेड वेपर तक हीट एडिशन कराते थे। आज मैंने इसको सुपर हीट करा दिया है, आज मैंने इसको सुपर हीट करा दिया है, और बाकी पूरी साइकिल क्या है सेम है। मुझे कोई कहता है इफेक्ट बता दो, सबसे पहला इफेक्ट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। आप देखो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पहले 4 से 1 में हो रहा था, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पहले 4 से 1 में था, आज 4 से 1 डैश में है। मतलब ये क्या है, ये एक्स्ट्रा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, ये आपको एक्स्ट्रा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद डब्ल्यू कंप्रेशर क्या होगा, आपको एक बार पीएच डायग्राम और दिखा देता हूं, आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी ना। देखो ये तो पीएच डायग्राम था, देखो पीएच डायग्राम क्या है, ये ऐसा होता है, और पहले साइकिल ऐसी थी, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, सॉरी कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, और आइसोएंथैल्पिक एक्सपेंशन। ये ऐसा है। यहां पर आपने क्या किया, सुपरहीट करा दिया, पहले सैचुरेटेड वेपर तक आ रहा था, ये जो हीट एडिशन है, मतलब ये जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, इसकी वजह से पहले यहाँ पे आ रहा था, अब आपने इसको सुपरहीट करा दिया, कहीं 2 डैश तक ले आए, उसके बाद कंप्रेस किया और उसको 3 डैश तक ले गए। और ये आपका क्या था, ये आपका हीट रिजेक्शन था, क्यू आउट था। आपसे पूछा गया कि भाई बताओ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 1 से 2 था, आज 1 से 2 डैश है, ये है एक्स्ट्रा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ये है एक्स्ट्रा रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा डब्ल्यू कंप्रेशर के साथ क्या होगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो डब्ल्यू कंप्रेशर जो है वो फंक्शन होता है इनिशियल टेम्परेचर का। अगर आप लोग कभी ईएससी वाला सिलेबस पूरा पढ़ोगे ना पावर प्लांट का, तो अगर ईएससी वाला सिलेबस पढ़ोगे तो उसमें कंप्रेशर वगैरह पढ़ते हैं। कंप्रेशर का वर्क होता है डब्ल्यू कंप्रेशर इज इक्वल टू एम आर टी 1 एन अपॉन एन माइनस 1 P2 by P1 n माइनस 1 बाई n माइनस 1, ये होता है कंप्रेशर का वर्क। आपको ये सब याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, जस्ट आपको बता रहा हूं कि होगा क्या। तो जो कंप्रेशर का वर्क है ना, वो इनिशियल टेम्परेचर का फंक्शन होता है, इनिशियल टेम्परेचर का फंक्शन होता है। और आप देखो पहले कंप्रेशर में इनिशियल टेम्परेचर T1 होता था, आज इनिशियल टेम्परेचर T1 डैश होने लग गया है। कंप्रेशर ये है, उसका इनिशियल टेम्परेचर पहले T1 होता था, आज T1 डैश होने लग गया है, मतलब कंप्रेशर का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। तो डब्ल्यू कंप्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर आप देखोगे कि सीओपी के साथ क्या हुआ, या फिर हाँ सीओपी के साथ क्या होगा, देखो मैं इधर पे लिख रहा हूं, सीओपी क्या होता था, सीओपी होता था रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन डब्ल्यू कंप्रेशर। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हुआ, बढ़ गया है, और डब्ल्यू कंप्रेशर भी क्या हो गया, बढ़ गया है। और अगर दोनों बढ़ गए हैं तो सीओपी के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। सीओपी यहाँ बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि रेफ्रिजरेंट जो यूज किया है आपने उसका बिहेवियर कैसा है। कई सारे रेफ्रिजरेंट ऐसे हैं, कई सारे रेफ्रिजरेंट ऐसे हैं जिनमें सीओपी बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल
CCl2CF2 डाइक्लोरो डाइफ्लोरोकार्बन। और कई सारे रेफ्रिजरेंट ऐसे हैं जिनमें सीओपी कम हो जाता है, फॉर एग्जांपल अमोनिया NH3। तो यहाँ पर सीओपी बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है रेफ्रिजरेशन क्या है, सॉरी रेफ्रिजरेंट क्या है, कैनॉट से। फिर फोर्थ नंबर आपसे पूछेगा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 1+C। तो आरपी चेंज नहीं हुआ, देखो प्रेशर रेशियो ये भी सेम, प्रेशर ये भी सेम है और प्रेशर आज ये भी सेम है, मतलब आरपी क्या है, सेम है, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, उसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। फोटो वगैरह तो जाते हैं, कहाँ पर गए? और हरिओम, कमलेश जी, कमलेश जी, कमलेश जी, तुम कहीं जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? चाय मिल जाएगी क्या? चाय फुल लेके आना, और अगर फुल में कम देना तो 20। हाँ भाई, नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया। अच्छा, आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही है, बस चल रहा है ऐसे? तुम लोगों को समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, ये क्या था, ये सुपर हीटिंग था। और सुपर हीटिंग की वजह से क्या होगा, सुपर हीटिंग की वजह से देखो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ जाएगा। कंप्रेशर का वर्क इनिशियल टेम्परेचर का फंक्शन होता है, तो कंप्रेशर का वर्क भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोनों बढ़ गया तो सीओपी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। ये डिपेंड करता है कि रेफ्रिजरेंट कौन सा है, और रेफ्रिजरेंट कुछ होते हैं जिनमें सीओपी बढ़ जाता है और कुछ होते हैं जिनमें सीओपी कम हो जाता है। ठीक, और जो आरपी सेम है तो एफिशिएंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। उसमें लिखना, ड्यू टू सुपर हीटिंग, उसमें लिखना ड्यू टू सुपर हीटिंग सीओपी में इंक्रीज और डिक्रीज, इट डिपेंड ऑन रेफ्रिजरेंट।
ड्यू टू सुपर हीटिंग। ड्यू टू सुपर हीटिंग। अच्छा, माइक ऑन था क्या? सुनो, एक्चुअली क्या है बेटा, आजकल मैं चाय से ही तो चल रहा हूँ। मतलब आप समझो, मतलब आदमी 12 घंटे क्लास कैसे ले सकता है? मैं 12 घंटे क्लास लेता हूँ रोज, है ना। 12 घंटे क्लास लेने के बाद मतलब आपको मैंने बताया था ना, डेली ऐसा हो रहा है कि 4 घंटे ही सो रहा हूँ, है ना। तो जो पूरा जीवन है ना, पूरा जीवन चाय से ही चल रहा है ना। ठीक है, सो उसमें लिखा ड्यू टू सुपर हीटिंग सीओपी में इंक्रीज और डिक्रीज। ड्यू टू सुपर हीटिंग सीओपी में इंक्रीज और डिक्रीज। इट डिपेंड ऑन रेफ्रिजरेंट। It depend on refrigerant. It depend on refrigerant. For example, for example, with NH3, COP decreases. With NH3, COP decreases, and with with NH3, with NH3, COP decreases. While with CCl2CF2, while with CCl2CF2, dichloro-difluorocarbon, with CCl2CF2, COP increases. COP increases. ठीक, सुनो, यहां तक बातें क्लियर है। एक फोर्थ लिखना भाई, सब पूरी। भाई सब पूरी। भाई सब पूरी। देखो मामला क्या है, ये आपका कोई टीएच डायग्राम है। ये आपका एक टीएच डायग्राम है, और अब सब कूलिंग कराओगे तो क्या होगा? देखो, सबसे पहले यहाँ क्या होता था, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, देन कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, फिर आइसोएंथैल्पिक एक्सपेंशन और कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ये होता था, ये यहाँ पर हीट एडिशन होता था और ये यहाँ पर हीट रिजेक्शन होता था। और यही हीट एडिशन आपका क्या होता था, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता था। इस बार आपको क्या कराना है, सब कूलिंग कराना है। और कूलिंग कहाँ पे हो रही है? कूलिंग हो रही है इसमें, कंडेंसर में। और सब कूलिंग कराओगे तो यहाँ पर मामला कुछ ऐसा होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन ऐसा होता है टीएस डायग्राम में। उसके बाद होगा आइसोएंथैल्पिक एक्सपेंशन, और ये हो जाएगा 4 डेज, और ये था 4। मैं आपको पीएच डायग्राम दिखाऊं तो, और देखो पीएच डायग्राम क्या था,
1C2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक, पीएच डायग्राम क्या था? 1C2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, देन आइसोएंथैल्पिक एक्सपेंशन, देन कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। अब देखो ये हीट एडिशन हो जाएगा और यही क्या था? यही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था। और यहाँ पर क्या होता था? हीट रिजेक्शन। और सब कूलिंग कराना है तो यहाँ पर होगा। आज ये 3 डैश तक पहुंच गया है। फिर रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, सॉरी आइसोएंथैल्पिक एक्सपेंशन, और देन कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ठीक, अब मुझे बता दो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का क्या होगा। देखो यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया है? बढ़ गया। पहले 4 से 1 होता था, आज 4 डैश से 1 हो रहा है। ये एक्स्ट्रा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल रहा है। तो देखो इफेक्ट देखो एक बार, पहला हो जाएगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ जाएगा। डब्ल्यू कंप्रेशन क्या हो जाएगा? 1 से 2 जो प्रोसेस है ना कंप्रेशन वाली, उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। 1 से 2 जो कंप्रेशन वाली प्रोसेस है उसमें कुछ भी नहीं हुआ। डब्ल्यू कंप्रेशन क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा। उसके बाद जो सीओपी है, रेफ्रिजरेशन अपॉन इफेक्ट अपॉन डब्ल्यू कंप्रेशन, सीओपी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और उसके बाद आरपी क्या है? प्रेशर रेशियो से चेंज नहीं हुआ, दोनों का प्रेशर सेम है। आरपी क्या है? सेम है। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या रहेगी? सेम रहेगी। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करो। हाँ भाई, इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, नोट कर पाएगा?
नोट कर लिया होगा, है ना। अब कई बार क्या करता है, कई बार आपका जो वीसीआरएस है, मतलब जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इसमें एक हीट एक्सचेंजर लगा देता है। क्या करता है, जो वीसीआरएस है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इसमें क्या करता है, हीट एक्सचेंजर लगा देता है। देखो एक हेडिंग डालो, यूज ऑफ हीट एक्सचेंजर इन वीसीआरएस, यूज ऑफ हीट एक्सचेंजर इन वीसीआरएस, यूज ऑफ हीट एक्सचेंजर इन वीसीआरएस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोगों से मैंने बोला था कि ब्रेटॉन साइकिल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, किया था क्या? ब्रेटॉन साइकिल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोले थे, गेट का प्रीवियस ईयर और कॉपी वाले, किए थे क्या आप लोगों ने? हाँ भाई, इस दुनिया में दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो किया होगा हाँ, या फिर नहीं किया होगा नहीं। सॉल्व्ड ओनली मतलब बन रहा था ना, ऐसा तो नहीं था ना, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लग रहे थे ना, बन रहा था ना क्वेश्चन। ब्रेटॉन रैंकाइन वगैरह क्वेश्चन बन रहे थे ना, ठीक है। और आप लोगों ने क्वेश्चन अभी कौन से लगाए हैं? आप लोगों ने क्वेश्चन लगाए होंगे, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन लगाए होंगे पीडीएफ वाले, जो पीडीएफ वाले क्वेश्चन है, मतलब जो पीडीएफ मैंने दी थी, उसमें जो क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट है। उसका कारण है वो सारी ईएस के प्रीवियस ईयर है, वो सारी ईएस के प्रीवियस ईयर, क्योंकि वो पीडीएफ जो है वो शायद ईएस वाले बैच की थी, है ना। जो ईएस वाले बैच को पावर पॉइंट पढ़ा रहा था मैं, उसकी बैच की थी, है ना। शायद उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो ईएस वाले हैं। आप गेट का प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे, क्वेश्चन और इजी आते हैं ना, ठीक है। सुनो, heading the use of heat exchanger in Rankine cycle. देखो यूज ऑफ हीट एक्सचेंजर इन रैंकाइन साइकिल। देखो मामला क्या है, मामला कुछ ऐसा है कि ये यहाँ पर क्या था, इवेपोरेटर लगा था, यहाँ पर एक इवेपोरेटर लगा था, और इसके बाद हम लोग एक हीट एक्सचेंजर लगा देते हैं। इसके बाद एक कंप्रेशर लगा था, इसके बाद कंडेंसर लगा था, इसके बाद एक हीट एक्सचेंजर लगा था, ये कुछ ऐसा था। ये आपका क्या है, ऑपरेटर है, ये क्या है, ये कंडेंसर है, ये क्या है, ये कंप्रेशर है, सबको पता है। ये क्या है, ये हीट एक्सचेंजर है, और ये भी क्या है, ये हीट एक्सचेंजर है। ये क्या है, ये थ्रॉटलिंग वाल्व है, ठीक। और यहाँ पर क्या हो रहा है, डब्ल्यू कंप्रेशन, डब्ल्यू सी होगा। इवेपोरेटर में क्या होता है, हीट एडिशन होता है, और ये जो हीट एडिशन है यही क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है। हीट एक्सचेंजर में हम लोग क्या करते हैं, हीट एक्सचेंजर में यहाँ से हीट लेकर के यहाँ पर दे देते हैं।
आपको रिजनरेशन याद है? रिजनरेशन में क्या करते थे? रिजनरेशन में टरबाइन के एग्जिट से हीट लेते थे और कंप्रेशर के एग्जिट को दे देते थे। यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर जो कंडेंसर के बाद में हीट एक्सचेंजर आया, यहां पर हीट रिजेक्शन है और कंडेंसर के बाद में जो फ्लूइड आया उससे हीट ले रहा हूं और दे रहा हूं उस फ्लूइड को जो इवेपोरेटर के पास आया। देखो कुछ ऐसे, इसको हीट मिल रही है और ये हीट दे रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 1 होता था, ये आपका 2 होता था, ये 3 था, ये 3 डैश हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 4 डैश हो जाएगा। देखो मामला क्या होगा, अगर मैं इसका टीएच डायग्राम आपको दिखाना चाहूं, देखो डोम कुछ ऐसा है, पहले जो साइकिल थी वो कुछ ऐसी थी। देखो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन था और ये 1 था, ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक क्या था? कंप्रेशन था। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन के बाद क्या था? कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्शन। फिर क्या था? आइसोएंथैल्पिक एक्सपेंशन। ये था, ये आपकी ओरिजिनल साइकिल थी। मैंने क्या किया, मैंने इसमें एक लगा दिया हीट एक्सचेंजर, और जैसे ही मैंने हीट एक्सचेंजर लगाया, मेरी बात सुनना, हीट एक्सचेंजर लगा करके मैंने क्या किया, ये जो कंडेंसर था ना 3 पॉइंट पे, ये जो कंडेंसर था ना 3 पॉइंट पे कंडेंसर का एग्जिट था, यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट आया इससे हीट लिया और किसको दे दिया? 1 को। अब देखो 3 पॉइंट के बाद हीट लिया और किसको दे दिया? उसको दे दिया जो 1 पॉइंट पे आ रहा है। ये 1 है और ये 1 डैश है, 1 पॉइंट पे दे दिया। जब 3 पॉइंट से हीट लिया तो इसका क्या हो जाएगा? सब कूलिंग हो जाएगा, ये 3 डैश हो जाएगा और ये आइसोएंथैल्पिक एक्सपेंशन हो जाएगा, ये 4 डैश हो जाएगा। ठीक, 3 डैश के बाद 4 डैश ना, ये 4 डैश हो जाएगा। और यहां पर क्या किया, यहां पर इसको ये वाली हीट लेकर के यहां पर दिया, ये क्या हो जाएगा? ये हीट हो जाएगा और ये 1 डैश पहुंच जाएगा और ये आपका 2 था, और ये 2 डैश था, ऐसा था। ठीक, कुछ भी नहीं किया। इवेपोरेटर एंड कंडेंसर भी तो हीट एक्सचेंजर ही है। हाँ बेटा, काइंड ऑफ हीट एक्सचेंजर ही बिल्कुल। हम लोगों ने क्या किया, यहां से हीट लेकर के यहां पर हीट दे दी, फिर ट्रांसफर यहां पर दे दी। ठीक, आज या कल, आज वाले सेशन में या कल शुरुआत वाले सेशन में, मतलब कल शुरुआती 1 घंटे में आपका आरएसी का जो पहला पार्ट है रेफ्रिजरेशन, वो कंप्लीट हो जाएगा। बस आपका एयर कंडीशनिंग बचेगा ना, उसके बाद एक ही सब्जेक्ट बचेगा आपका आईसीडी है ना। यहाँ से हीट लेकर के यहाँ पर दे दिया। यहाँ पर जो हीट एडिशन हो रहा था वो आपका क्या था? वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था। एक बार पीएच डायग्राम देखो जरा, पीएच डायग्राम देखो जरा। पीएच डायग्राम क्या था? रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन और आइसोएंथैल्पिक एक्सपेंशन
और कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से हीट ले रहा हूं, तो यहां पर हो जाएगा सब कूलिंग, ये 2 डैश है, और इसको हीट दे रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, सुपर हीट। ये आपका हो जाएगा 1 डैश से 2 डैश, ये 4 था ना, ये 4 डैश। यहां से हीट लिया, यहां से हीट लिया, और यहां पर हीट दे दिया, ये आपने किया ना। ये आपको कहानी समझ में आई, चल क्या रहा था? हाँ भैया, आपको समझ में आ रहा है चल क्या रहा था, या फिर केवल चल ही रहा था? कुछ नहीं किया यार, कंडेंसर के एग्जिट से हीट लिया, या हाई टेम्परेचर है, एवापोरेटर के एग्जिट पे दे दिया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया। कंडेंसर के एग्जिट से हीट लिया, एवापोरेटर के एग्जिट पर दे दिया, और यहाँ पर क्या था, हीट एडिशन था। और ये हीट एडिशन ही क्या होता है बेटा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। सीओपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, मुझे बता दो। हाँ भाई, सीओपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? सीओपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मुझे बताओ, ये आपको 4 पॉइंट दिख रहे हैं, 4 पॉइंट दिख रहे हैं, 4 डैश 4 1 और 1 डैश, 4 डैश 4 1 और 1 डैश। मुझे बताओ सीओपी कहां से कहां तक है, सॉरी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहां से कहां तक है? 4 डैश 4 1 और 1 डैश, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहां से कहां तक है? 4 से 1 तक। मॉडिफिकेशन करने के बाद पूछ रहा हूं। यही गलती जनता करती है, सुनो, यही गलती जनता करती है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आफ्टर मॉडिफिकेशन, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लोअर टेम्परेचर बॉडी। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लोअर टेम्परेचर बॉडी। मुझे एक बात बताओ, 1 से 1 डैश तक, 1 से 1 डैश तक जो हीट आई है, 1 से 1 डैश तक जो हीट आई है, ध्यान से देखो, इसको लोअर टेम्परेचर बॉडी से निकाला है क्या आपने? नहीं भाई, वो हीट तो इधर से आई है। 1 से 1 डैश तक जो हीट आई है, वो हीट एक्सचेंजर से आई है, ना कि लोअर टेम्परेचर बॉडी से निकाला है। देखो 1 से 1 डैश तक जो हीट आई है, वो इधर से आई है। ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट नहीं है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है 4 डैश से 1, H1 माइनस H4 डैश है। ये बात आपको समझ में आती है या सुनो? मतलब एक्स्ट्रा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ये है, ना कि ये वाला रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है ही नहीं भाई। ये हीट तो इधर से आई थी, एक्स्ट्रा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इधर है। ये बात आपको समझ में आई या सुनो? ठीक है, सुनो, सीओपी बढ़ गया है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ गया है ना, सीओपी भी बढ़ जाता है। और डब्ल्यू कंप्रेशर क्या हो जाता है, डब्ल्यू कंप्रेशर भी बढ़ जाता है थोड़ी सा। डब्ल्यू कंप्रेशर भी यहाँ पर थोड़ी सा बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि सुपर हीटिंग की वजह से यहाँ पर कंप्रेशर का इनलेट टेम्परेचर बढ़ जाता है। T1 बढ़ गया है, इसका मतलब डब्ल्यू कंप्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और उसके बाद आरपी क्या रहता है, सेम रहता है, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या रहेगी, सेम। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करें। ये गेट के इतिहास में आज तक कभी नहीं पूछा गया, यूज ऑफ हीट एक्सचेंजर कभी नहीं पूछा। हो सकता है पूछ ले, तो अपन को पता होना चाहिए ना।
हाँ भाई नोट कर लिया क्या? तो एक बार नोट करो, नोट हो जाए तो मुझे बता देना। हाँ भाई नोट कर लिया क्या? यहाँ तक पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। मॉडिफिकेशन कौन कौन से थे? अपन ने ऑपरेटर के प्रेशर को कम किया, अपन ने कंडेंसर के प्रेशर को बढ़ाया, एक बार सुपर हीट कराया, एक बार सबको हीट कराया, और एक बार अपन ने हीट एक्सचेंजर को लगा दिया। याद रखना ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का पार्ट नहीं है, ये हीट तो बाहर से आई थी। बस इतना ही बताने के लिए मैं आपको पूरा मॉडिफिकेशन बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है और लोग इसको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लिख के चले आते हैं। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इधर वाला है जो बड़ा है ना। मैंने कल आपको आरएसी की 2 पीडीएफ सेंड की थी क्या टेलीग्राम वाले ग्रुप में? मैंने कल 2 पीडीएफ सेंड की थी क्या आरएसी की टेलीग्राम वाले ग्रुप में? किया था ना? वहां पर आना जरा, जो पहली वाली पीडीएफ है उसको ओपन करो। जो पहली वाली पीडीएफ है उसको ओपन करो। अच्छा पेज नंबर 13। से 15 के बीच में एक क्वेश्चन है। पेज नंबर 20 एंड 20 के बीच में एक क्वेश्चन है। देखो मिला क्या? पेज नंबर 13 में जो क्वेश्चन है वो होगा रेफ्रिजरेटर बेस्ड ऑन वेपर कंप्रेशन ऑपरेटिंग साइकिल, है ना। और पेज नंबर 20 पे जो क्वेश्चन है उस पे क्वेश्चन दे रखा हो टेम्परेचर लिमिट ऑफ अमोनिया, ऐसा कुछ है ना। क्वेश्चन मिला क्या आप लोगों को, या सुनो? ठीक है, इन क्वेश्चन को एक बार देखो, सॉल्व करो, अपन 10 मिनट बाद मिलते हैं ना। एक बार आप लोग देखो फिर मैं सॉल्व कराता हूँ। सॉल्यूशन मत देखना, सॉल्यूशन मत देखना, आप क्या कॉपी पेन लेकर के सॉल्व करो ना।
भाई कर पाए, कुछ सॉल्व कर पाए क्या? या सुनो, सॉल्व कर पाए क्या? जाग रहे हो, सो गए हो? अच्छा एक कर लिया, मैं करूं दोनों? मैं एक बार बता देता हूँ दोनों, है ना, उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेना, फिर रैंकाइन साइकिल अपना खत्म हो जाएगा। और आज ही मैं आपको मैं कैस्केड रेफ्रिजरेशन बता दूंगा ना, तो आपका रेफ्रिजरेशन वाला पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा ना। एक बार देख लो जल्दी से। ये जो पीडीएफ है ना, इससे आपको बहुत सारी मदद हो जाएगी। जैसे बहुत सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं ना, प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट वगैरह, वो लिखवा करके मैं आपको समय बर्बाद नहीं करूंगा, आपको डिक्टेट कर दूंगा, आप एक बार उससे पढ़ लेना, ठीक है? देखो मामला क्या है, पेज नंबर कौन सा था? पेज नंबर 30 to 15। क्वेश्चन देखो आपको दे रखा है, रेफ्रिजरेटर based on vapor compression cycle operating between the temperature limit of -20 degree Celsius and 40 degree Celsius। अब वेपर कंप्रेशन साइकिल में -20 और -20 और 40 पे वर्क कर रहा है ना। द रेफ्रिजरेंट एंटर द कंडेंसर एज ए सैचुरेटेड वेपर, कंडेंसर में एज ए सैचुरेटेड वेपर एंटर कर रहा है। 2 मिनट सुनो, अगर आप टीएस डायग्राम ड्रॉ करोगे, ये कुछ ऐसा होता है। रेफ्रिजरेंट यहाँ पर एज ए सैचुरेटेड वेपर एंटर कर रहा है, यहाँ पर सैचुरेटेड वेपर है, कहाँ पर? 2 पॉइंट पे, ये बोला हुआ है। ये 1 से 2 और 2 पॉइंट सैचुरेटेड वेपर ये बोला हुआ है। अगर वो क्वेश्चन में नहीं बोलता तो हम लोग क्या मानते हैं? उसको सुपरहीट मानते हैं, जनरली सुपरहीट ही लेते हैं, लेकिन सैचुरेटेड वेपर है वो उसने मेंशन किया है, ठीक? सैचुरेटेड वेपर एंड लीव्स एज सैचुरेटेड लिक्विड, और यहाँ पर इसको लीव करता है सैचुरेटेड लिक्विड 3 पॉइंट पे। Liquid, the enthalpy and the entropy of saturated liquid and saturated vapor at these temperature are given in the table below. If the refrigerant flow rate, mass flow rate of refrigerant कितना है? 0.025 किलोग्राम पर सेकेंड। mass flow rate of refrigerant इतना है। Find out refrigeration capacity and CO2। इसके बाद क्या होगा? आइसोएंथैल्पिक एक्सपेंशन होगा और ये मामला ऐसा होगा। ये टेम्परेचर है कितना? -20 डिग्री सेल्सियस, और ये है कितना? 40 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको बताया था आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सारे पॉइंट पे एंथैल्पीज फाइंड आउट करनी है। अगर सारे पॉइंट पे एंथैल्पी निकाल सकते हैं तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो, आपको -20 डिग्री सेल्सियस पे या फिर 40 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या है? ये HF है, और ये क्या है? HG है। H2 क्या होगा? H2 है Hg एट 40 डिग्री सेल्सियस। H2 क्या है? Hg है 40 डिग्री सेल्सियस पे। क्वेश्चन में दे रखा है क्या? देखो 40 डिग्री सेल्सियस पे Hg कितना दे रखा है? 200 दे रखा है किलो जूल पर किलोग्राम। ये क्या हो जाएगा? H2। और जो H3 है वो क्या है? HF 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो H3 कितना हो जाएगा? HF दे रखा है क्या? 40 पे बिल्कुल दे रखा है, कितना है? 80 किलो जूल पर किलोग्राम। और ये जो H3 है वही H4 है। क्यों है भैया? क्योंकि आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस होती थी। अब बचा क्या? बचा केवल H1। H1 आपको नहीं पता है, H1 क्या होगा? H1 हो जाएगा
H1 के लिए x चाहिए ना आपको, H1 होगा HF1 प्लस x SG1 माइनस SF1, ये होगा x चाहिए। x कहाँ से निकालोगे, उसके लिए एक फिक्स प्रोसीजर है, मैंने आपको बताया था, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है ये, है ना। कैसी प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो H2 और S1 बराबर होंगे, और H2 और S1 बराबर होंगे मतलब H2 बराबर होगा S1 के, और ये हो जाएगा SF1 प्लस x ऑफ SG1 माइनस SF1, ये हो जाएगा, ठीक। और H2 कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस पे Sg की जो वैल्यू है, 40 डिग्री सेल्सियस पे Sg की जो वैल्यू है वही H2 है। एक बार टेबल में देखो कितनी दे रखी है, 40 डिग्री सेल्सियस पे Sg की वैल्यू दे रखी है 0.67, और वही S1 है, बराबर हो जाएगा SF1। SF1 मतलब -20 डिग्री सेल्सियस पे SF की वैल्यू कितनी है, 0.07 प्लस x इंटू SG1। SG1 कितना, -20 डिग्री सेल्सियस पे Sg कितना दे रखा है उसमें, 0.7366 दे रखा है, -0.07। यहां से x निकाला आपने, कितना आया, हाँ भाई यहां से x की वैल्यू निकाली आपने, कितनी आई, यहां से x की वैल्यू निकाली आपने, कितना आया, x कितना आ रहा है, 0.9, x 0.9 हो गया तो H2 कितना आएगा, H2 हो जाएगा, सॉरी H1 कितना आएगा, HF1 कितना दे रखा है उसमें देखो, HF1 दे रखा है कितना, 20 प्लस x इंटू Hg1 माइनस SF1। यहां से मुझे H1 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, ये कितना हो जाएगा 160, और 160 इंटू ये कितना हो जाएगा 144 इंटू 20, 164 होगा क्या ये कितना आ रहा है, 164 आ रहा है क्या, हाँ 164 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, सॉरी किलो जूल पर किलोग्राम, ये हो जाएगा। बस आगे पूछा क्या था, जो भी पूछा है निकाल लो, अगर सारे पॉइंट पे एंथैल्पी आ गया मैं सब कुछ बता सकता हूँ। पूछा क्या था, पूछा था आपसे रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी एंड सीओपी। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, रेफ्रिजरेशन यहां पर होता है हीट एडिशन, तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हो जाएगी m डॉट H1 माइनस H4। मुझे यहाँ पर रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, m डॉट है 0.025, H1 माइनस H4, H1 है 164, और H4 कहाँ गया, ये है 80, कितना आएगा 84 इंटू 0.024, कितना आएगा 21, 2.1 आ रहा है क्या, 0.21, 2.1 है ना, 2.1 किलोवाट, सिंपल, ये रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा सीओपी कितना होगा, तो सीओपी क्या होता है, सीओपी होता है डब्ल्यू, सॉरी रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी H1 माइनस H4 अपॉन डब्ल्यू कंप्रेसर H2 माइनस H1। इसकी वैल्यू पुट करोगे 164 H1 माइनस H4 होगा, हाँ H1 माइनस H4 माइनस 80 अपॉन H2 कितना था 200 माइनस H1 कितना है 164। इसकी वैल्यू बताओ मुझे कितनी आएगी सीओपी की, ऊपर बचेगा कितना 84 और नीचे बचेगा कितना 36, 84/36 कितना आएगा 2.33। इसमें कुछ डिफिकल्ट था क्या, कुछ भी नहीं था। मैं आपसे इसीलिए बोलता हूँ थर्मल एप्लीकेशन मतलब फ्री के नंबर, क्यों, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है थोड़ी सी। अगर आपको पता है ना कि साइकिल इस तरह से बनती है
तो फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बेटा, आप स्ट्रीम टेबल से डाटा देख करके क्वेश्चन तो सॉल्व भी कर लोगे, है ना। ये जो 8 से 10 नंबर है ना, ये फ्री के है ना, इसको नोट करना है या फिर पीडीएफ में लिखा है वहीं से देख लोगे। हाँ भाई, नोट करना है या फिर पीडीएफ में लिखा हुआ है वहीं से देख लोगे। देख लोगे ना, ठीक है। सुनो, मैं अपनी मेहनत नहीं बचा रहा हूँ, मैं आप लोगों का समय बचा रहा हूँ ना, आप लोगों के पास समय कम है, सुनो। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखो, जो नेक्स्ट मैंने दिया था, दो मिनट सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला था पेज नंबर 19 और पेज नंबर 20 में क्वेश्चन दे रखा था। यहाँ पर क्या है ना, सेम क्वेश्चन है, दो मिनट सुनो मेरी बात। सेम क्वेश्चन है, जो लेटेंट हीट लिखा हुआ है ना, जो लेटेंट हीट लिखा हुआ है, लेटेंट हीट क्या होता है, अगर आप डोम ड्रॉ करोगे, मैंने आपको सब कुछ पढ़ा रखा था प्योर स्टार्स में जी। आप डोम ड्रॉ, यहाँ लेटेंट हीट के टर्म में दे रखा है, एलएच मतलब लेटेंट हीट है ना, एलएच मतलब लेटेंट हीट है ना। तो यहाँ जो एलएच दे रखा है ना, वो एलएच का मतलब क्या है, ये आपका लेटेंट हीट होता है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये होता है लेटेंट हीट। ये है आपका एच एफ और ये आपका एच जी है। तो लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, लेटेंट हीट का मतलब होता है एच जी माइनस एच एफ। तो वो जो लेटेंट हीट दे रखा है वो आपको एच जी माइनस एच एफ की वैल्यू दे रखी है। बाकी क्वेश्चन का प्रोसीजर सेम है, सॉल्व कर लोगे क्या, यस और नो। हाँ भाई, कर लोगे क्या। ठीक है, आप देख लो क्वेश्चन, देख लो, आप क्वेश्चन देखोगे ना पेज नंबर 20 में, देखो सीओपी पूछा हुआ है ना, कर लोगे ना। लेटेंट हीट मतलब एच जी माइनस एच एफ दे रखा है ना। उसके आगे क्वेश्चन और दे रखा है, कौन सा, उसके जस्ट आगे एक क्वेश्चन और दे रखा है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूजिंग R12 प्रोड्यूसेस 8640 किलोग्राम ऑफ आइस पर डे। ऐसा क्वेश्चन मिला आप लोगों को। इस क्वेश्चन को स्किप कर देना, लिख लो उसमें, इस क्वेश्चन को स्किप करना। इस क्वेश्चन को गेट के बाद सॉल्व करना, जब आप ईएस वगैरह देने लग जाना ना, तब इसको सॉल्व कर लेना। अभी स्किप कर देना, गेट के हिसाब से रिलेवेंट नहीं है ना, ठीक है। बाकी देखना चाहो तो देख लेना, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन बहुत लेंथी है, इसलिए बोल रहा हूँ कि समय खराब मत करो, एक महीने में आपको सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं ना, ठीक है। उसके बाद एक हेडिंग डालो, कैस्केड रेफ्रिजरेशन। हेडिंग डालो, कैस्केड रेफ्रिजरेशन। हेडिंग डालो, कैस्केड रेफ्रिजरेशन। सुनो, मुझे एक मिनट दे दो केवल, सुनो। कैस्केड रेफ्रिजरेशन क्या है, सब क्वेश्चन, सब कूलिंग के क्वेश्चन करना है ना, सब कूलिंग के क्वेश्चन करना नहीं बेटा। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन कहाँ के करना है, गेट के प्रीवियस ईयर। सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ के करना, गेट के प्रीवियस ईयर के, ठीक। अच्छा, सब कूलिंग वाला क्वेश्चन दे रखा है क्या उसमें, सब कूलिंग वाला क्वेश्चन भी दे रखा है क्या उसमें, पेज नंबर बताओ जरा।
पेज नंबर कितने पे दे रखा है? अरे ये क्वेश्चन तो मैंने बोला भाई करने के लिए, ये क्वेश्चन तो बोला, इसी में तो लेटेंट हीट वगैरह बता रहा था। ये क्वेश्चन तो बोला है करने के लिए, पेज नंबर 19 वाला क्वेश्चन तो बोला है ना, इसी के लिए तो बता रहा था कि लेटेंट हीट इज इक्वल टू Hg माइनस Hf होता है ना। ठीक है, बाकी सब कूलिंग वाला कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा ना। आप क्या करोगे, आप घर जाकर के रैंकाइन साइकिल सॉरी वीसीआरएस के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, गेट का प्रीवियस है ना। हेड डालो कैस्केड रेफ्रिजरेशन। सुनो, कैस्केड रेफ्रिजरेशन क्या होता है? अब मान लो कि कोई एक चिलिंग पॉइंट प्लांट है, कोई चिलिंग प्लांट या फिर कोई ऐसी जगह है जहां पर अब मुझे बहुत लोअर टेम्परेचर डिजायर्ड है। मान लो कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा सिस्टम है जहां पर मुझे बहुत कम टेम्परेचर डिजायर्ड है। ठीक, तो बहुत कम टेम्परेचर में मुझे प्रॉब्लम क्या है? मुझे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम केवल ये है कि अगर, नोट मत करना कुछ भी अभी, अगर ये कोई टीएच डायग्राम है, जो 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन है, 3 से 4 आइसोएंथैल्पिक एक्सपेंशन है, और ये हीट एडिशन है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। मान लो मुझे और लोअर टेम्परेचर डिजायर्ड है, और लोअर टेम्परेचर डिजायर्ड है तो मुझे और कम पे आना पड़ेगा, और लोअर डिजायर्ड है तो और कम पे आना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ कि जैसे जैसे मैं, ये आपका क्या है, ये आपका कंडेंसर है, ये आपका इवेपोरेटर है, जैसे जैसे मैं लोअर टेम्परेचर पे आता जाऊंगा, और कम और कम और कम लोअर टेम्परेचर पे आता जाऊंगा, तो जो इवेपोरेटर का प्रेशर है वो बढ़ेगा या कम होगा? इवेपोरेटर जिस प्रेशर पे काम कर रहा है वो कम होगा या बढ़ेगा? मुझे बस इतना बता दो। हाँ भाई, इवेपोरेटर जिस प्रेशर पर काम कर रहा है वो कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा, ये बात इससे सबको ही सहमत हो, कम होगा ना। भाई देखो ना यार, आप पीएच डायग्राम ड्रॉ करोगे, ये आपका पीएच डायग्राम था, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, ये आइसोएंथैल्पिक एक्सपेंशन। मैं कह रहा हूँ और लोअर टेम्परेचर पे आना है, मतलब और नीचे आना है, तो ऑपरेटर और नीचे आएगा, ये और नीचे आएगा। अगर और नीचे आएगा तो इवेपोरेटर का प्रेशर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और अगर इवेपोरेटर का प्रेशर कम होता जाएगा और कंडेंसर का प्रेशर सेम है, मतलब ये P2 इज इक्वल टू कांस्टेंट सेम है, और ये P1 इज इक्वल टू कांस्टेंट धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर रेशियो धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, बात को समझना मेरी, मैं कह रहा हूँ मुझे बहुत कम टेम्परेचर डिजायर्ड है, बहुत लोअर टेम्परेचर पे जाना है। अगर लोअर टेम्परेचर पे जा रहे हो तो लोअर प्रेशर पे भी जाना पड़ेगा। इवेपोरेटर का टेम्परेचर अगर कम कर रहे हो तो इवेपोरेटर का प्रेशर भी कम होगा, और अगर प्रेशर कम होगा तो प्रेशर रेशियो क्या होगा? बढ़ेगा। तो प्रेशर रेशियो बढ़ने से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है बेटा, प्रॉब्लम ये है कि जो इफिशियंसी थी ना कंप्रेशर की, 1 प्लस सी माइनस सी, कौन सी इफिशियंसी? वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, आरपी के पावर 1/n। अगर आप प्रेशर रेशियो बढ़ाओगे, प्रेशर रेशियो को बढ़ाओगे तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उससे प्रॉब्लम क्या है? उससे प्रॉब्लम है एक ऐसा प्रेशर रेशियो आएगा जहां पर जाकर के वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जीरो हो जाएगी, जहां पर जाकर के वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और वो जो ऐतिहासिक प्रेशर रेशियो है ना, वो कौन सा है? देखो, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होता था 1 प्लस सी माइनस सी, आरपी के पावर 1/n इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। यहाँ से आरपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 प्लस 1/c की पावर n।
ये वो ऐतिहासिक प्रेशर रेशियो है जहां पर पहुंच करके वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेशर जीरो हो जाएगी। और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेशर के जीरो हो जाने का मतलब समझते हो कि कंप्रेशर रेफ्रिजरेंट को सक ही नहीं करेगा, और जब कंप्रेशर रेफ्रिजरेंट को सक नहीं करेगा तो ऊपर ट्रांसफर नहीं करेगा, साइकिल वर्क नहीं करेगी। इसका मतलब है कि आपकी कोई भी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल एक पर्टिकुलर प्रेशर रेशियो से ज्यादा पे वर्क नहीं कर सकती। ये बात आपको समझ में आई? यस और नो? आपकी कोई भी वीसीआरएस एक पर्टिकुलर प्रेशर रेशियो से ज्यादा प्रेशर रेशियो पे वर्क नहीं कर सकती। ये बात आपको समझ में आई? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर रेशियो बढ़ाओगे, जैसे जैसे प्रेशर रेशियो बढ़ाओगे तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगी? कम होगी। और एक ऐसा प्रेशर रेशियो आएगा जहां पर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जीरो हो जाएगी और प्रेशर रेशियो की वैल्यू ये है। और यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के जीरो हो जाने का मतलब है कि वो रेफ्रिजरेंट को सक ही नहीं करेगा, और अगर रेफ्रिजरेंट को सक नहीं करेगा तो आपकी साइकिल वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो उसमें लिखना कैस्केड रेफ्रिजरेशन इज यूज्ड, cascade refrigeration is used where cascade refrigeration is used where very low temperature is desired. Cascade refrigeration is used where very low temperature is desired. Next line में लिखा due to increase in pressure ratio. Next line में लिखना due to increase in pressure ratio. Next line में लिखना due to increase in pressure ratio, volumetric efficiency of compressor decreases. Due to increase in pressure ratio, due to increase in pressure ratio, volumetric efficiency of compressor decreases. Hence, to achieve lower temperature, to achieve very lower temperature, very low temperature, to achieve very low temperature, to achieve very low temperature, we use multiple number of VCRS. To achieve very low temperature, we use multiple number of VCRS in series. Multiple number of VCRS in series, which is known as cascade refrigeration. Which is known as cascade refrigeration. सुनना, which is known as cascade refrigeration. देखो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होता है 1 + c - c rp के पावर 1 / m, एंड इफ rp बढ़ेगा, अगर rp बढ़ेगा तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होगा, एंड वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 1 + c - c rp के पावर 1 / m इज इक्वल टू 0।
आरपी की वैल्यू कितनी आएगी, आरपी की वैल्यू आएगी 1 + 1/c की पावर n। एट दिस प्रेशर रेशियो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बिकम्स 0। ठीक, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 0 हो जाएगी, मतलब इससे ज्यादा प्रेशर रेशियो पर आपका वीसीआरएस काम नहीं कर सकता। फिर अपन क्या करेंगे, मल्टीपल नंबर ऑफ साइकिल को सीरीज में लगा देंगे। देखो देखो एक एक वीसीआरएस ये है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, और रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ये आपका क्या है, ये आपका रेफ्रिजरेशन है। ठीक, ये एक साइकिल हो गई। एक दूसरी साइकिल भी लगी हुई है, जो दूसरी साइकिल लगी है ना वो ये है, देखो दूसरी साइकिल ये है 1 डैश, ये है 2 डैश, ये है 3 डैश और ये है 4 डैश। ठीक, अब देखो पहली साइकिल नीचे से हीट लेगी और हीट ट्रांसफर करेगी। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखोगे तो पहली साइकिल का जो कंडेंसर है उसका टेम्परेचर दूसरे साइकिल के इवेपोरेटर से ज्यादा है। पहली साइकिल का जो कंडेंसर है उसका टेम्परेचर दूसरे साइकिल के इवेपोरेटर से ज्यादा है, मतलब ये हीट ट्रांसफर करेगी यहाँ पर कुछ इस तरह से। इसने हीट ली पहली साइकिल ने, ये पहली साइकिल का क्या था, इवेपोरेटर था। पहली साइकिल के इवेपोरेटर ने हीट ली, कंडेंसर में ले गया, दूसरे साइकिल के इवेपोरेटर को दिया, और दूसरे साइकिल का जो कंडेंसर है उसने बाहर जाकर के हीट को रिजेक्ट कर दिया। कुछ भी नहीं है, दो साइकिल सीरीज में लगी हुई है। पहले वाले ने हीट ली, दूसरे को दी, दूसरे वाले ने हीट ली और रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको एक बार ड्रॉ करो फिर आगे बात करो। और यहाँ पर देखो वर्ग दो होंगे, मतलब यहाँ पर एक डब्ल्यू कंप्रेशर, एक यहाँ पर होगा WC1, एक कंप्रेशर यहाँ लगा होगा WC2, और यहाँ पर जो COP होगा वो क्या हो जाएगा, COP होगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन WC1 प्लस WC2 सिंपल। और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ पर है, ये 4 से 1 में हो जाएगा H4 माइनस H1। WC1 कहाँ पे, ये H2 माइनस H1। WC2 कहाँ पर है, H2 डैश माइनस H1 डैश। इसको एक बार नोट कर लो फिर आगे बात करो।
हाँ भाई, इसको एक बार नोट करो, नोट हो जाए तो मुझे बता देना। हाँ भाई, नोट कर लिया ना। सुनो, अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ ब्लॉक डायग्राम में, तो देखो कुछ ऐसा होगा। दो मिनट देखो, ये कुछ ऐसा है। ये आपका हायर टेम्परेचर है T1, ऐसे क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने किए हैं, जब हम लोग साइकिल को सीरीज में लगा देते थे। ये आपका लोअर टेम्परेचर है जो डिजायर्ड है, ये T2 है इंटरमीडिएट टेम्परेचर, और ये T3 है। यहाँ से हीट लिया आपने Q1, और इसी को बोलता हूँ मैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लोअर टेम्परेचर बॉडी टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर। ये आपकी साइकिल 1 है, रेफ्रिजरेटर 1 है। ये आपकी साइकिल 2 है, रेफ्रिजरेटर 2 है। Q1 से यहाँ से लिया, Q2 इसको दिया, Q2 इसने लिया, और Q3 इसको दिया। इसने वर्क कंज्यूम किया WC2, और इसने वर्क कंज्यूम किया WC1। ठीक। अगर मुझसे कोई कहता है कि यार इसका COP बता दो, तो COP क्या होता है? COP होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन WC1 प्लस WC2। तो COP हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है Q1 अपॉन WC1 प्लस WC2, और ये इक्वेशन 1 है। मुझसे कोई कहता है यार दोनों साइकिल का इंडिविजुअल COP बता दो, ये तो कंबाइंड COP हो गया ना। एक इंडिविजुअल COP होगा दोनों साइकिल का, दोनों रेफ्रिजरेटर का अलग अलग। तो मैं कहता हूं कि COP जो 1 का है ना बेटा, वो क्या है? 1 ने हीट कितनी निकाली Q1, और वर्क कितना लिया WC1, तो Q1 अपॉन WC1। COP ऑफ 2 जो है ना, 2 ने हीट कितनी निकाली Q2, और वर्क कितना है WC2। यहां से WC1 की वैल्यू कितनी आएगी? Q1 इंटू COP1, और यहाँ पर WC2 की वैल्यू कितनी आएगी? नो, WC1 की वैल्यू आएगी Q1 अपॉन COP1, और WC2 की वैल्यू कितनी आएगी? Q2 अपॉन COP2। वैल्यू पुट करो इसकी यहाँ पर, COP क्या हो जाएगा? Q1 अपॉन WC1 कितना है? Q1 अपॉन COP1, और WC2 कितना है? Q2 अपॉन COP2। और आप देखो, ये जो Q2 है ना, ये जो Q2 है ना, इसकी जगह आप लिख सकते हो, अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, तो यहाँ से WC1 आया, और यहाँ से Q1 आया। Q2 क्या है? Q1 प्लस WC1। यहाँ पर वैल्यू पुट करना जरा। COP है Q1 अपॉन Q1 अपॉन COP1, और Q2 है Q1 प्लस WC1 अपॉन COP2। ठीक है,
देखो इसको लिख सकता हूं मैं, सीओपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 अपॉन COP1 प्लस, इसको अलग अलग कर लो एक बार, Q1 अपॉन COP1 प्लस WC1 अपॉन COP2 आएगा, WC1 अपॉन COP2 आएगा, और WC1 ये लिखा है, WC1 मतलब Q1 अपॉन COP1, और पहले से था COP2। देखो कुछ कैंसिल होगा क्या, कैंसिल होगा ना यार, Q1 कैंसिल होगा, यही तो मैं करना चाह रहा था उतने देर से। COP1 और COP2 नीचे से कॉमन आएगा, ऊपर चला जाएगा, COP हो जाएगा COP(1) इंटू COP(2) अपॉन 1 प्लस COP(1) प्लस COP(2). ये क्या हो जाएगा, कंबाइंड COP, कैस्केड रेफ्रिजरेशन का, अगर COP(1) और 2 का दे रखा है। ये फेवरेट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में जो आते हैं ना उनका, एक साइकिल का सीओपी दे देगा, दूसरे का सीओपी दे देगा, आपसे पूछेगा कंबाइंड सीओपी कितना होगा, A/B/1 प्लस A प्लस B, सिंपल है ना। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, नोट कर लिया ना, सुनो। इसके बाद एक क्वेश्चन है, पेज नंबर 27 में आओ जरा, उस पीडीएफ के पेज नंबर 27 में आओ जरा। नोट नहीं हुआ अभी? हाँ भाई, डन ना।
पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 27 में क्वेश्चन है, देखो मिला क्या, पेज नंबर 27 में क्वेश्चन है, देखो मिला क्या, कैस्केड रेफ्रिजरेशन का क्वेश्चन होगा। कैस्केड रेफ्रिजरेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको एक बार देख लेना, है ना, इसको एक बार देख लेना। कल अपन मिलेंगे तो अपन बात करेंगे। और रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल आपका बचा हुआ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या 20 मिनट लगेगा उसमें मुझको। और उसके बाद एक VARS बचा है, उसमें भी 20 मिनट लगेगा। तो अगले 30 या 40 मिनट में कल वाली क्लास में आपका रेफ्रिजरेशन खत्म हो जाएगा, मतलब RAC 50% खत्म, और बचा 50% RAC अगले 2 दिन में खत्म हो जाएगा ना। RAC खत्म और उसके बाद 2 दिन और आई सिग्नल के लिए, है ना। ठीक है, मिलते हैं कल। ठीक है, बाय।